गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कसैले निन्द्रा हराम गराउँछ भने ती राजावादी हुन सक्छन् र यदि राजावादीलाई कसैसँग उग्र हुनबाट डर्छ भने ती प्रचण्ड हुन सक्छन्। आउनुहोस् आज राजावादी र प्रचण्ड बीचमा हुने केही रमाइला विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरौँ। पछिल्लो समयमा देशमा राजावादीहरू यसरी सलबलाइरहेका छन्, कतिखेर दाउ पर्ला र दरबारलाई च्याप्प आफ्नो कब्जामा लिउला भनेर विभिन्न समयमा विभिन्न खाले राजावादीहरूले आन्दोलनको घोषणा नै गर्छन्। राजावादीहरूले यी आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा सबैभन्दा धेरै डर राजावादीहरूलाई प्रचण्डसँग नै छ। प्रचण्डले योभन्दा पहिले गत चैतमा सँगै एकै दिन प्रचण्ड र प्रचण्डको नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चा र त्यसै गरी राजावादीको आन्दोलन सँगै थियो, जहाँनिर प्रचण्डले यति धेरै जनसागर उतारिदिए त्यो कारणले राजावादीहरू प्रचण्डसँग फेरि पनि डराउँछन् नै। गणतन्त्रको लागि सबैभन्दा धेरै सङ्घर्ष र राजनैतिक त्याग तपस्या कसैको छ भने त्यो प्रचण्डकै छ। प्रचण्डकै नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको विशाल जनसभामा रापरपाको अर्थात् राजावादीहरूको आन्दोलनमा छिस्स पनि हुन नसक्ने खाले जनसागर काठमाडौँमा उर्तियो। त्यो पछि राजावादीहरूले तीनकुनेमा निकै नै उग्र र आतंक नै मच्चाए, जहाँनिर उनीहरूले भाटभटेनी चोर्नेदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तिहरूका घर त्यसै गरी मिडिया हाउस नै तोडफोड गर्नेसम्मका अराजक गतिविधिहरू गरे। त्यो कारणले अहिले राजावादीका केही शीर्ष नेता र राजावादी भनेर स्वघोषित आफैलाई राजावादीको जनकमान्डर घोषणा गर्ने दुर्गा परसाई समेत अहिले हिरासतमै छन्। हिरासतमा यी राजावादीका व्यक्तिहरू थुनिरहँदा अहिले पछिल्लो चरणमा राजालाई अहिले सरकारले अघोषित अर्थात् घोषणा नगरेको नजरबन्दमा राखेको छ भन्ने जस्ता समाचार माध्यममा समाचारहरू पनि आइसकेका छन्। र पछिल्लो चरणमा अहिले उनै प्रचण्डले राजावादीहरूले गर्ने यी आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउनको लागि आफूले जस्तोसुकै सङ्घर्ष पनि गर्ने भनेर विभिन्न समारोहमा उनले अर्थात् विभिन्न कार्यक्रममा आफूले उद्घोष गरिसकेपछि अहिले राजावादीहरू तर्सिएका छन्। र राजावादीकै कमल थापाले फेरि प्रचण्डले यता राजावादीलाई जेठ 15 गतेबाट हुने आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउनको लागि जस्तोसुकै कदम चाल्ने भनेपछि जेठ 15 भनेर राजावादीको प्रचार गरिदिएको अर्थात् राजावादीहरूको आन्दोलनको प्रचार गरिदिएकोमा धन्यवाद समेत भन्न भ्याएका छन् प्रचण्डलाई। प्रचण्डले आखिर सुर्खेतमा भएको कार्यक्रममा के बोलेका थिए, जसलाई रापरपा अर्थात् राजावादीका कमल थापाले आफ्नो प्रचार गरिदिएको नै भने त्यो विषयमा दुईवटैकै भिडियो हामीले तपाईलाई यो भिडियोको अन्त्यमा देखाउनेछौँ, त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। जहाँनिर प्रचण्डले सुर्खेतको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई नै लिएर अर्का एकजना भारतमा बस्ने कुनै व्यक्तिले प्रचण्डलाई दिएको धम्की समेत तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। त्यहाँनिर हामीले प्रचण्डले के बोलेका थिए र प्रचण्डले बोलेको कुरालाई कसरी राजावादीको प्रचार गरिदिएकोमा धन्यवाद भने कमल थापाले र त्यसै गरी उनलाई भारतबाट कसरी धम्की दिए ती व्यक्तिले भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले यो भिडियोमा देखाएका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। चलाउँदै गर्दा काठमाडौँमा यो सरकारका गलत क्रियाकलाप, मैले त्यसको अहिले धेरै व्याख्या गर्न सम्भव छैन, सरकारको गलत क्रियाकलाप, भ्रष्टाचारीलाई रक्षा गर्ने, राम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने उल्टो दिशा हिँडेको कारणले जनतामा निराशा, जनतामा असन्तुष्टि देखा पर्यो र अनि त्यो जनताको असन्तुष्टिलाई प्रतिगामी शक्तिहरूले, राजावादीहरूले त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने कसरत गरे। यहाँ अघि नै कुरा आयो, गएको चैत्र 15 गते हामीले फेरि अभियानलाई केही दिन रोकेर काठमाडौँमा गएर एउटा विशाल प्रदर्शन र सभा गर्यौं। मैले त्यसको व्याख्या गर्नु पर्दैन। सुनारको 100 चोट, लोहारको एकै चोट भनेको एकचोटि माओवादीको नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चा समेत भएर प्रहार गर्दा राजावादीहरूको बेलुन फुट्यो। अझै पनि उनीहरू दुस्साहस गर्ने कुचेष्टा गर्दैछन्। तथाकथित अहिले सबै पूर्व पञ्चहरू मिलेर जेठ 15 गतेदेखि आन्दोलन भन्ने घोषणा गरेका छन्। म तपाईँ कर्णालीवासी आदरणीय जनसमुदाय र यहाँका वाइसिएल लगायतका युवाहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, उनीहरूको त्यो गतिविधिलाई निस्तेज पार्नको लागि
तपाईहरुले हर ठाउँमा, हर गाउँमा, हर टोलमा, हर घरमा जानुपर्नेछ र उनीहरूको प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्नुपर्नेछ। यिनीहरू तिनै राजा महाराजा होइनन् जसले 250 वर्ष नेपाललाई शासन गरेर संसारको सबभन्दा गरिब देशको दर्जामा ल्याउने यिनै होइनन्। ठूल्ठूला बलात्कार र हत्याका परिघटनाहरू घटाउने यिनीहरू नै होइनन्। आफ्नै राजा र राज परिवारको हत्या हुँदा हत्या र पत्ता लगाउने कुरा पनि गर्न नसक्ने कायरहरू यिनै होइनन्। त्यसकारण यिनीहरूका धुर्की धम्कीका विरुद्ध तपाईँ कर्णालीवासीहरू र देशभरिका जनताले त्यसको प्रतिवाद गर्नै पर्छ। हामी अहिले संविधान संशोधनको पनि कुरा चलेको छ। हामी संविधान संशोधनको पक्षमा। नमस्कार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले हिजो सुर्खेतमा बोल्दै जेठ 15 गतेदेखि हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनर्स्थापनाको निमित्त काठमाडौँमा हुने जनप्रदर्शनलाई निस्तेज पार्न, प्रतिकार गर्न, प्रतिवाद गर्न आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। हुन त म प्रचण्डजीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि उहाँले पटक पटक जेठ 15 गते हुने जनआन्दोलनको व्यापक प्रचार प्रसार गरिदिइराख्नु भएको छ, नकारात्मक रूपमै भए पनि। तर प्रचण्डजीलाई म के विनम्रतापूर्वक सम्झाउन चाहन्छु भने नेपालको संविधान, जसको निर्माता मध्ये तपाईं पनि एक हुनुहुन्छ, यो संविधानले संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको विरोध गर्ने, विकल्प खोज्ने अधिकार दिएको छ। जनताले चाहेमा, जनताको बलमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यो अवस्थामा एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो विचार लिएर जनताको माझमा जान खोज्दाखेरि त्यसलाई निस्तेज पार्ने, प्रतिकार गर्ने, प्रतिवाद गर्ने, यो कस्तो राजनीतिक चरित्र हो? नेपाल के मेरे भाइयों और बहनों, नेपाल का माओवादी नेता प्रचंड, जिसको ये नाम दिल्ली से मिला, प्रचंड, सुर्खेत में जाकर के नेपाल की जनता को आतंकित करने का बयान दिया है। वो बोला है कि यदि 15 गते का कार्यक्रम काठमांडू में हुआ नेपाल की जनता द्वारा, नेपाल में हिंदू राष्ट्र लाने के लिए अगर नेपाल में काठमांडू में 15 गते का कार्यक्रम हिंदूवादी, राजावादी या राष्ट्रवादी लोग करते हैं तो उसकी पार्टी के कार्यकर्ता नेकपा माओवादी यानी वाईसीएल अगर कहीं भी काठमांडू में या नेपाल में दिखेगी तो अच्छा नहीं होगा। बहुत धमकी तुमने दी, दिल्ली के दम पर, चर्च के दम पर, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के दलालों के दम पर। प्रचंड, अब सुधर जाओ। तुम्हारी ये धमकी जो तुम सुर्खेत में जाकर के धमकी दे रहे हो ना पूरे नेपाल को, नेपाल की जनता को, हिंदुओं को, हिंदूवादियों को, राजावादियों को, हिंदू राष्ट्र वापस लाने वालों का आंदोलन को, शांतिपूर्ण आंदोलन को, ये नोट कर लो। अब तुम्हें दिल्ली तुम्हारी रक्षा तुम्हें नहीं कर पाएगी। तुम्हें तुम्हारे आका जो अमेरिकी और यूरोपियन यूनियन के दलाल जो दिल्ली में बैठे हैं ना, या बाप्टिस्ट चर्च के लोग जो बैठे हैं ना, हमारे देश में छुप के बैठे हैं, जो जिसको जो माओवाद यहां भी चलाते हैं हमारे देश में,
अगर तुम्हें यह घमंड है कि हमारे देश के अमेरिकी यूरोपियन यूनियन के दलाल और उनकी सेना जो माओवाद के नाम पर हमारे भारत में भी तबाही मचाती है, लेकिन आजकल उसकी हिम्मत नहीं है मोदी सरकार के रहते। प्रचंड, ये नोट कर लो, तुम सुर्खेत की धार्मिक धरती से तुमने जो बयान दिया है ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम माफी मांग लो नेपाल की जनता से, तुम हिंदूवादियों से, देशभक्तों से माफी मांग लो। तुम्हारा ये बयान बहुत ही खराब रास्ते पर ले जाएगा तुम्हें। तुम्हारे नेपाल को, ये तुम्हारा ही नेपाल नहीं जो तुम सोचते हो ना, नेपाल तुम्हारा ही है। ये नेपाल आतंकवादियों का नहीं है, वायसीएल जैसे खूनी लोगों का नहीं है। ये नेपाल की जनता का है। प्रचंड, तुम भी वही हो। तुम नेपाल को नेपाल नहीं समझते हो, तुम्हारी धरती वो नहीं है। तुम तो विदेशी की औलाद हो, तुम भी बाहर से आए हुए पुरखों की औलाद हो। तुम्हें नहीं पता गोरखा क्या होता है। तुम झूठे गोरखा हो ही नहीं। यदि तुम गोरखा होते तो नेपालियों के जो धर्म को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तुम उनको वाईसीएल की अपने गुंडा, अपने जो आतंकवादी है जो दिल्ली से हथियार पाए थे ना, उनके दम पर तुम्हें धमकी नहीं देते। तुम्हारे माओवादी भारत में भी खत्म हो चुके हैं। मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग मैंने देखी कहां कहां हुई है। तुम गुंडे मत बनो। अब तुम शराब पी के बाथरूम के कमोड में ही पानी पियो, तुम्हारी वही औकात है। अब प्रचंड, अब बकवास करना बंद कर दो। तुम्हारे अंदर वो है नहीं मादा, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है कि तुम देशभक्तों को, गोरखाओं को, देश नेपाल की जनता को तुम धमकी दे सको कि तुम्हारे लोग 15 गते के कार्यक्रम में आएंगे और तबाही मचाएंगे। तुमने हश्र देखा ना आतंकवादियों का पाकिस्तान में, तुम्हारी वही मानसिकता है। और जो तुम्हारी मानसिकता है ना, हम सब भारत के हिंदूवादी राष्ट्रवादी और नेपाल के राष्ट्रवादी और हिंदूवादी वही मानसिकता रखते हैं तुम्हें तबाह करने की, जैसे पाकिस्तान को तबाह किया गया। आतंकवादी की औलाद, तुम दोबारा ऐसी अगर बात की ना, तो मैं पशुपतिनाथ जी की और गोहेश्वरी माता की कसम खा के प्रतिज्ञा लेकर कहता हूं, तुम्हारा विनाश शीघ्र ही होगा। ये बात नोट कर लो। अगर तुम्हारी वाईसीएल जिंदा है ना, तो नेपाल की एनडीए भी जिंदा है। वो सो नहीं रही है। तुम्हारी हर हरकत को, तुम लोगों की हर बात को, तुम्हारी हर गोली को, तुम्हारे हर बम पर नजर रखी हुई है। आतंकवादी कहीं के, सत्ता में बैठे, सत्ता सुख भोगने वाले, सत्ता को से नेपाल को लूटने वाले आतंकवादियों, तुम्हारी मानसिकता बदली नहीं है। अमेरिकी दलालों ने, यूरोपियन यूनियन के दलालों ने, दिल्ली में बैठे अमेरिकन यूरोपियन के दलालों ने तुमको सत्ता में बिठा दिया। राष्ट्रवादियों को सत्ता से हटाकर तुम्हें सत्ता में बैठा दिया। लेकिन आज वो भी जो तुम्हें बैठाएं, वो भी शर्म ले खाते होंगे, उनको भी शर्म आती होगी तुम्हारे इस बयान को सुन के। आतंकवादी कहीं का, बेशरम, सुधर जाओ। अगर तुम्हारा आतंकवाद अभी जिंदा है, तो तुम्हारे आतंकवाद से लड़ने वाला एनडीए भी आज जिंदा है, जिंदा हो गई है। तुमने जिंदा कर दिया है और तुम्हारी ऊपर निगाह रखे हुए है। ये जान लो। चुपचाप अपने घर में रहो, बोतल पियो, शराब पियो, बाथरूम में गिरो, कमोड में पानी पियो, वहीं सो। और तुम्हारी यही औकात है। और उन लोगों को भी मैं चेतावनी देता हूं जो गोली चलाते हैं, राष्ट्रगान बजने पर मंच पर बम फेंकवाते हैं, उनको भी चेतावनी देता हूं, शांतपूर्ण आंदोलन को चलने दो। उनकी मांग नेपाल को बचाने की है, तुम लोगों के नेपाल बेचने की है ना। राष्ट्रवादियों को नेपाल बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं।
अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी धरा धरती को बचाने के लिए, अपनी समृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तुम्हारे भी आने वाली पीढ़ी भी समृद्ध होगी तो तुम्हें तो दुख होगा ही, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी तो बाहर जा चुकी है। कोई लंदन में, कोई अमेरिका में, कोई कहीं का आके बस चुका है। तुम्हारे लिए तो कोई चिंता है नहीं। तुम्हें तो नेपाल की जनता की चिंता तो नहीं है ना। तुम तो अपने लिए जीते हो, अपने सुख के लिए, अपनी अय्यासी के लिए अपने लिए जीते हो। इसलिए प्रचंड दिल्ली से बनाया हुआ एक आतंकवादी, अपनी इस मंशा को बंद मिटा दो। अब आतंकवाद का नाम दोबारा मत लेना। देशभक्तों को 15 गते से जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं नेपाल को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र वापस लाने के लिए, हिंदू मोनार्की या हिंदू अधिराज लाने के लिए जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, तुम उनको बंदूक, उनको गोली, उनके बम की धमकी मत दो। तुम्हारा वाईसीएल को एनडीए चुपचाप देख रही है। अब तुम्हें दिल्ली से कोई सहायता नहीं मिलने वाली है। अब यहां पे वो सोनिया की सरकार, सोनिया की अमेरिकी सरकार, सोनिया की आतंकवादियों की सरकार अब नहीं है। यहां पे मोदी और योगी की सरकार है, ध्यान रखना। तुम पुष्यमित्र शुंग की औलाद हो। पुष्यमित्र शुंग से लड़ने के लिए वहां बौद्ध भगवान बुद्ध की औलादें बैठी हैं, भगवान पशुपतिनाथ जी की औलादें बैठी हैं, माता सीता की औलादें बैठी हैं। तुम अपने औकात में रहो। वहां नाथ संप्रदाय का त्रिशूल भी है। तुम अपनी औकात में रह के बात करो और धमकियां मत दो। अगर 15 गते के कार्यक्रम में कोई भी गलत काम तुम्हारी तरफ से हुई या सरकार की तरफ से फिर गोली चली, ये जान लिए। मैं लिख के देता हूं, एनडीए दोबारा तबाही के लिए तैयार बैठी है। आपके पुलिस चीफ ने निवेदन किया था वाईसीएल के लोगों से कि शांत रहो, बेचारे शांत हैं और शांत रहेंगे। अगर तुमने बदतमीजी की, अगर तुम्हारी वाईसीएल या तुम्हारी गुंडा पार्टी कुछ वहां गलती की, तो उसको तुम भोगोगे। याद रखना मेरे नेपाल के भाइयों और बहनों, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर के 15 गते से आंदोलन को प्रारंभ करिए। अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अब आंदोलन करिए। अगर ये गुंडे कुछ करेंगे तो झेलेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग वीर बांकुरों की औलाद हो, लड़ो, आंदोलन करो। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।